नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 साइंस लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक जानकारी दे दी थी। साथ ही साथ आपको बताया था जो सूचक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से आप सूचक के माध्यम से ये पता लगा सकते हो कि अम्ल या क्षार आप कैसे पहचान सकते हो। अब इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अम्ल के बारे में। हालांकि आपको अम्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वो आपकी बेसिक जानकारी थी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा अम्ल, जिसे आप क्या बोल देते हो इंग्लिश में? एसिड। ठीक है, तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, H+ आयन ले लिया, इस पे किसके साथ में क्रिया कराई? इसकी जल के साथ में क्रिया कराई। तो ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन था किसके अंदर मिल गया? आपका किसके? जल के अंदर मिल गया। तो ये क्या बन गया? आपका H3O। और ये प्लस का साइन क्या दर्शाता है? कि इस हाइड्रोजन ने अपना एक आयन इसको दे दिया। तो इस प्रकार से अम्ल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं। नोट्स में हमने क्या बताया आपको? जैसे हमने लिखा H+ आयन बहुत अस्तर होते हैं, इसलिए वे H2O से क्रिया करके क्या कर लेते हैं? H3O+ आयन बनाते हैं। मतलब अस्तर का मतलब होता है जो आपका H+ आयन होता है वो किसी के भी साथ क्रिया कर सकता है, या ये कह सकते हैं इसे जहां पर स्थान होता है ये उसके अंदर समावेशित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है अम्ल की कुछ मुख्य प्रकार। नंबर 1 आपको बताया जैविक अम्ल। जैविक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो पौधों से, जानवरों से या जैविक चीजों से हमें मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया जैविक अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्ल जो या तो हमें पौधों से, अर्थात या तो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, या हमें किससे मिलते हैं? जानवरों से मिलते हैं, या जैविक पदार्थों से मिलते हैं। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? जैविक अम्ल कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, देखिए। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, देखिए जैसे हमने CH3COOH लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, और साधारण भाषा में बोलते हैं हम सिरका। सिरका वही है बच्चों जो आप अपने घरों में अचार बनाने के काम लाते हैं। सिरके में मिर्च डालते हैं या सिरके में प्याज भी डाल लेते हैं, या जिसे आप सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही क्या होता है? आपका सिरका होता है। और इस सिरके का इस्तेमाल आप कहां पर करते हैं? चाउमीन वगैरह बनाने में भी करते हैं, और बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाने में हम सिरके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा क्या है? HCOOH, इसे क्या बोलते हैं? हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। अम्ल का मतलब आपको पता ही है, अम्ल होता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल में कहा पाया जाता है? चींटी के काटने पर जो जलन होती है वह इसी के वजह से होती है। ठीक है, कभी कभी बच्चों के या आपके भी चींटी काट खाती है, तो जिस स्थान पर चींटी काटती है वहां पर हमारा बहुत देर तक या बहुत समय तक क्या होता रहता है? चीस लगती रहती है। तो वह जो चीस लगती है वो इस फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो चींटी का डंक होता है उस डंक के अंदर हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल में कहां पाया जाता है? नींबू में। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था अम्ल के बारे में, और उसका एक्सपेरिमेंट घर पे करने के लिए कहा था, और साथ ही साथ आपको बता दिया था कि जो आपका नींबू होता है वो किसका काम करता है? अम्ल का काम ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल देखो दही में जो खट्टापन होता है इसी की वजह से होता है। तो जो आपकी दही खट्टी कहलाती है, तो दही के अंदर आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, और उस टार्ट्रिक अम्ल के कारण ही जो आपकी दही होती है वो कैसी महसूस होती है आपको, या स्वाद में कैसी लगती है? खट्टी लगती है। और नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल। ये कहां पाया जाता है? आपका दूध में। अब आप ये सोचोगे दूध कहां खट्टा लगता है? कोई बात नहीं, दूध अगर खट्टा नहीं लगता फिर भी आपका, मैंने ये बताया था, आपके जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका आप सेवन करते हैं, अधिकतर सभी पदार्थों में आपका कोई ना कोई अम्ल या क्षार उपस्थित होता है। वैसे ही जो आपका दूध है, दूध के अंदर आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और जो आपका दही है, दही के अंदर आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू है, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जो आपका चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो सिरका मैंने आपको बताया, आप बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थों में सिरके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखे बच्चे, ये है आपका जैविक अम्ल। थोड़ा दुर्बल अम्ल होता है, थोड़ा दुर्बल का मतलब होता है कमजोर होता है, यानी कितना हार्ड नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका तेजाब होता है वो तेजाब भी कैसा होता है, आपका अम्ल होता है। लेकिन आपको पता है कि तेजाब को अगर आपके शरीर के ऊपर कहीं भी डाल दिया जाए तो आपका शरीर वहीं से गल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रबल कहेंगे। और दुर्बल का मतलब क्या होता है, आपका कमजोर होता है, ठीक है। अर्थात ये विलयन में ज्यादा H+ आयन नहीं देता है। तो बच्चों बात समझ में आई, जितना आपका अम्ल प्रबल होता है उतना जल के साथ क्रिया करने पर वो H+ आयन देता है, और जितना आपका अम्ल दुर्बल होता है उतना ही वह क्या करता है, आयनों के साथ क्रिया करने पर या अम्ल के साथ क्रिया करने पर उतना ही कम वो आपको आयन या आयन देता है, यानी कि दुर्बल क्षार, ठीक है। इसके बाद यदि CH3 के 100 अणु ले तो उसमें बस 5 या 10 अणु ही कैसे होंगे, आपके H+ आयन, बाकी आयन देंगे, बाकी नहीं देंगे। यानी कि अगर आपने क्या करा, CH3 के 100 अणु लिए और आपसे पूछने लगे कि इन 100 अणु के अंदर जो आपका H+ आयन है वो कितना होगा, तो वो H+ आयन की जो संख्या होगी ज्यादा ज्यादा 5 से 10 होगी, बाकी आपके उसके अंदर H+ आयन नहीं पाए जाते। तो इससे पता लगता है कि जितना अम्ल आपका दुर्बल होता है उसके अंदर H+ आयनों की संख्या उतनी ही कम होती है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे 100 अणु लिया हमने किसके, CH3 के, तो इसमें क्या एक H+ आयन आया, एक H+ आयन के बाद हमने क्या करा, CH3COO आ गया, तो ये जो आपका H+ आयन था ये आपका हट गया, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। तो आगे क्या लिख रखा है, दुर्बल अम्ल के विलयन में आयन व अणु दोनों होते हैं। जो आपका दुर्बल अम्ल होता है उसके अंदर क्या, विलयन में आयन व अणु दोनों होते हैं, ठीक है, क्योंकि अणु H+ आयन नहीं देते। तो जो आपका दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल के अंदर आयन भी पाए जाते हैं और आपके अणु भी पाए जाते हैं। और आयन और अणु क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना सभी बच्चे। नेक्स्ट नंबर 2 है आपका अजैविक अम्ल। देखिए बच्चों, अजैविक अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिज अम्ल या अजैविक अम्ल कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आई, तो हम अजैविक अम्ल किसे कहते हैं, अजैविक अम्ल हम उन अम्लों को कहते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं कहां से, खनिज या अजैविक अम्ल कहलाते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, खनिजों से मिलते हैं। अब खनिज आप सभी जानते हैं, SST में सब पढ़ते होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इनके एग्जांपल लिए हैं, जैसे HCl होता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे H2SO4 होता है, जिसे बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 होता है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। H2CO3 होता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, ये फोरिसिक अम्ल कहलाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, ये हाइड्रोसल्फाइड अम्ल कहलाता है। ये सारे के सारे क्या है, आपके अजैविक अम्ल है जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर 6, खनिज अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, अर्थात ये विलयन में बहुत अधिक, यदि हम ऐसे अधिक H+ आयन देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में, आपको बताया था जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, H+ आयन बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जितना प्रबल होता चला जाता है उसके अंदर अम्लों की जो H+ आयनों की जो संख्या होती है वो बढ़ती चली जाती है। ऐसी मैंने लिखा हुआ है, खनिज जितना प्रबल होगा उसके अंदर अर्थात यह विलयन में उतने ही अधिक क्या करता है, H+ आयन देता है। ये जो मैंने बताया था, HCl बताया था, अभी आपको H2SO4 बताया था, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके प्रबल अम्ल ही कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया 100, क्या लिया हमने, 100 अणु लिए HCl के, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, इसमें से हमने H+ आयन निकाला तो Cl क्या बच गया, आपका माइनस बच गया। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इतने अणु काय के थे, H+ आयनों के थे, और Cl क्या था, इसका घटने के बाद उतने बचने वाला क्रमांक था। इसके बाद आपका ये सब इंपोर्टेंट है आपके। नंबर 1, प्रबल अम्ल के विलयन में सिर्फ आयन होते हैं। नंबर 1 क्या है, प्रबल विलयन अम्ल जो होता है उसके विलयन में सिर्फ क्या होते हैं, आयन होते हैं, अणु नहीं होते हैं।
क्योंकि सभी अणु H+ आयन देते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये बच्चों आपको याद रखने वाली बात है, जितना अम्ल अधिक प्रबल होता है उसके अंदर विलयन में सिर्फ आयन होते हैं और अणु नहीं होते। अणु क्यों नहीं होते? सभी अणु H+ आयन देते रहते हैं, इसलिए उसके अंदर अणु नहीं पाए जाते। नंबर 2 नोट है आपका, कार्बोनिक अम्ल H2SO4 H2CO3 खनिज लवण होते हुए भी दुर्बल होते हैं। तो ये आपका नोट करने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी खनिज होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, आपके प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो आपका कार्बनिक अम्ल होता है ये खनिज लवण होते हुए भी कैसा होता है? आपका दुर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट है आपका बच्चों, यह जो है आपका टॉपिक क्या केवल समझने के लिए है। अम्ल की बेसिमिटी क्या होता है? अम्ल की बेसिमिटी इस बात पर निर्भर करती है कि अम्ल का एक अणु किस विलयन में कितने H+ आयन देता है। इसके लिए आपको थोड़ा समझाया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल समझाने मात्र ही आपको बताया गया है। ठीक है, तो केवल समझना है, इसे सिलेबस में आएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, जैसे हमने HCl लिया, HCl में कितने, एक क्या होता है? एक H+ आयन होता है। हमने HNO3 लिया, इसमें 1+ आयन होता है। हमने H2SO4 लिया, इसमें 2 होते हैं। ये ना दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 1 H है तो एक लिए 1+ आया, 2 H है तो 2 H+ आए। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 है तो 2 H+ आएंगे, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 H+ ही आएंगे। तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ऊपर दिए गए इक्वेशन देखकर ऐसा लगता है कि किसी अम्ल में, अब ऊपर दिए गए इक्वेशन देखकर ऐसा लगता है कि किसी अम्ल में जितने H+ परमाणु होते हैं उतने ही H+ आयन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ये समझ रहा हूं सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर H2 करते जा रहे हैं तो यहाँ 2 हैं तो 2H+ लगा दिए, यहाँ 1 H है तो यहाँ 1+ H लगा दिया। ऐसा नहीं है कि जिस परमाणु के अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके अंदर H+ आयन होंगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आप थोड़ा आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमने क्या लिया है? हमने लिया एसिटिक अम्ल लिया, CH3COOH होता है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 3 और 1 4 है, लेकिन इसमें H+ आयन कितना है? केवल 1 है। ठीक है, ऐसे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, कितने H है? इसमें 1 और 1 2 है, लेकिन H+ आयन कितना है? केवल आपका 1 है। ये बेटा बच्चों प्लस है। ठीक है, ऐसे हमने फोर्सिक अम्ल लिया, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? आपके 3 हैं, लेकिन इसमें H+ आयन कितने हैं? आपके 2 हैं। नेक्स्ट फोर्सिक अम्ल लिया, इसमें आपके H3 कितने 3 है, तो इसमें 3 ही आ गया। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि जितने आपके किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं तो उसके अंदर H+ आयनों की संख्या भी उतनी ही होती है। ठीक है, चलिए एक नोट्स के माध्यम से और जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिए अब इन देखो बच्चों, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? अब इन एग्जाम्पल, सॉरी थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। देखिए अब इन एग्जाम्पल में आपने देखा है कि जरूरी नहीं है जितने H परमाणु हों उतने ही H+ आयन हो। मैंने बताया ना भी कि ये जरूरी नहीं है कि किसी विलयन के अंदर आपके जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? H+ आयन पाए जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि कौन सा अम्ल कितना H+ आयन देगा? इसे समझने के लिए हम इनकी आकृति को समझना होगा। आकृति मतलब जिसे बोलते हैं आप संरचना सूत्र। किसी अम्ल में से H ही निकालकर H+ आयन बनेगा जो ऑक्सीजन O के साथ जुड़ा होगा। देखिए आपको लिया CH3COOH लिया, तो इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखो जितने इसमें कार्बन है, कार्बन कितने 1 और 2, तो पहले हमने 1 और 2 कार्बन ले लिए। फिर हाइड्रोजन कितना आपका 3, 1 2 3, ये हमने क्या ले लिए? इस पे हाइड्रोजन ले लिए। इसके बाद में C के बाद में क्या है आपका 2 O है, तो हमने डबल बॉन्ड लगाया, इस पे क्या लगा दिया? आपका O लगा दिया, और साथ में एक फिर लगाया, तो ये क्या बन गया आपका O, और यहां पर क्या आ गया आपका H। तो ये CH3COOH का क्या है? आपका संरचना सूत्र है। तो अब आप क्या देख रहे हैं? लास्ट में सिर्फ यही H+ आयन बनेगा, क्योंकि सिर्फ
यही H ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? केवल एक H जुड़ा है। तो बच्चों अगर हमें आयनों के बारे में पता लगाना है कि किसी विलयन के अंदर कितने आयन उपस्थित होते हैं, तो केवल हमें यह देखना है कि जिस ऑक्सीजन, जहां पर वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां पर कितने हाइड्रोजन है। अब आप देखें यहां पर ऑक्सीजन के साथ में केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें केवल एक H+ आयन ही उपस्थित होगा, अन्य इसके अंदर H+ आयन उपस्थित नहीं होंगे। तो मैं अपेक्षा करता हूं अब सभी बच्चों ने समझ लिया होगा कि कहां पर आपको पता लगेगा कि H+ आयन है और कहां पर आपको पता लगेगा कि H+ आयन नहीं है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम इससे आगे की बात करते हैं। कुछ अभी हमने इसके एग्जाम्पल और दिया है। देखो ये रहा H3PO3 है, तो देखिए इसमें आपके ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन आ गए, तो इसका जो संरचना सूत्र आएगा आपका वो कैसे आया? देखो आपको सबसे पहले पी लिया, पी पर हमने वही 2 ऑक्सीजन लगा लिए, इसके बाद हाइड्रोजन कितने? 3, 1 2 3 ये ले लिया। ऑक्सीजन कितने थे? 2 3 थे, 2 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 आ गए। तो इसके बाद आप देखेंगे जो आपका हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से कहां कहां जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों एक तो यहां पर जुड़ रहा है और एक आपका यहां पर जुड़ रहा है, इसीलिए इसके अंदर H+ आयन कितने होंगे? 2 होंगे। तो बच्चों किसी का भी संरचना सूत्र देख के ही आपको पता लगेगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितने हैं और कितने नहीं है। और हमने एग्जांपल लिया और देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट है आपका, हमने लिया H3PO4। जब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं तो संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से आता है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहां जुड़ रहा है? 1 2 और ये 3, इसलिए इसमें H+ आयनों की संख्या कितनी हो गई? आपके 3 हो गई। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर जो कि आपका अम्ल है उसमें H+ आयन कितने होते हैं। बस आपको ये चेक करना है कि ऑक्सीजन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका अम्लों के गुण। बस अम्लों के गुण करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो पर चलेंगे। अम्लों के क्या गुण होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आपको पहले बता दिया था मैंने, अम्ल हम उन्हें कहते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अम्ल कहते हैं। फिर नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये भी पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन कर देते हैं, अर्थात अगर आपके पास में कैसा है, कोई पदार्थ अम्लीय है और उसमें हम क्या डाल देते हैं? फिनोल्फ्थालीन, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा, अर्थात उसका कोई भी कलर नहीं होगा। नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट विलयन में H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट इनका जो pH मान होता है वो 7 से कम, अर्थात 0 और 6 के बीच में होता है। अर्थात ये कह सकते हैं 0 और 7 के बीच अगर किसी का pH मान होता है तो वो विलयन कैसा होता है? आपका अम्लीय होता है। लेकिन अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 पर वो अम्लीय नहीं होगा। इससे पहले अर्थात 6.9 की भी बात करते हैं तो 6.9 पर भी जो आपका विलयन है वो अम्ल होगा, लेकिन अगर 7 हो जाता है तो विलयन अम्ल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत का चालक करते हैं। चालन का मतलब है कि जो आपके अम्लीय पदार्थ होते हैं अगर उनके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं तो उनके अंदर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगले वाले सेशन में हम इससे आगे का लेकर चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।